योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां फरोख्त किया करते थे। सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, ताजे ताजे। आलू 15 रुपए किलो, मटर 30। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही देर में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौट जाया करते थे। घर पे उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम ही किया करती थी। अम्मी, अब्बू, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकोड़े लाए हैं क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। तुम्हारे लिए पकौड़े तो नहीं लाए, लेकिन ये देखो। वाह, आम! रानी को तली हुई चीजें बेहद पसंद थी, लेकिन वो चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके वालिदैन इतनी मेहनत कर रहे थे और हर रोज की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है, कब तक हम पैसे जमा कर पाएंगे? मालूम नहीं, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। रानी, योगी और नीतू की जान थी। वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटा कर बाजार के लिए रवाना हो जाते थे और यहाँ बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक रोज की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज तन्हा बाजार जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में नींबू की काफी मांग होती है, इसलिए मुझे नींबू के पौधे खरीदने हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम में इजाफा हो रहा है। हाँ हाँ, जरूर जाइए। हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। हाँ। नीतू सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पौधों की नर्सरी में पहुंचा। जी फरमाइए। मुझे नींबू के पौधे चाहिए। भाईजान, एक भी पौधे नहीं हैं, सारे फरोख्त हो गए। ठीक है। योगी दूसरी नर्सरी में गया। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई, सारे खत्म हो गए। ठीक है। योगी कई और नर्सरी में गया, उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिले। अरे अब क्या करूं? सोचा था नींबू को पौधे से नींबू उगाकर फरोख्त करूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपने सोच में चल रहा था, तभी उसका तवज्जो जंगल के बीच बने एक घर की जानिब गया। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत बेहद खराब थी। एक ज़ईफ़ा खातून बड़ी मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उस ज़ईफ़ा खातून के पास गया। क्या हुआ अम्मा? तुम्हारा बागीचा इतना बड़ा है, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताऊं बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत, मैं ज़ईफ़ा भला कैसे इतना काम तन्हा कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बागीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई की। सारे पौधों में पानी डाला। अम्मा, अब लग रहा है ना ये बागीचा बिल्कुल साफ सुथरा? तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अम्मा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरी भी सब्जियों का बागीचा है। अच्छा है। ठीक है अम्मा, अब इजाजत दीजिए। अरे रुक रुक बेटा। ज़ईफ़ा खातून अपने घर में गई और एक पोटली उसने योगी के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज हैं। तुझे नींबू उगाने हैं ना? जा, इन्हें ले जा और अपने बगीचे में बो दे।
आपको कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब इल्म है। मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वो पोटली ले ली और अपने घर की जानिब चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू कब्ल ही पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको। और नींबू के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले। घर लौट रहा था तो जंगल में एक घर नजर आया जिसके बाहर एक बड़ा बागीचा था। एक ज़ईफा खातून तन्हा बागीचा साफ कर रही थी तो मैंने उनकी मदद कर दी और उसी में देरी हो गई। ठीक है। और ये देखो, उस ज़ईफा खातून ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। मालूम नहीं उन्हें कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं। अजीब है। खैर छोड़िए, कम से कम हम इन बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस नींबू के पौधों पर नींबू आ ही जाएंगे। हाँ, वो भी है। अगली सुबह योगी ने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू, जरा इन्हें भी पानी डालो। हाँ आई। नीतू ने जैसे ही उस जगह पर पानी डाला तो उन बीजों से फौरन पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इतने चमकदार नींबू? योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। नीतू, ये तो सोने का है। सोने का नींबू। सारे पौधे पर सोने के नींबू उगे हुए थे। योगी और नीतू के तो नसीब ही खुल गए। योगी ने वो सारे नींबू सोनार को फरोख्त कर दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। अब आपकी दुख्तर किसी भी आम बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। ये सुनकर योगी और नीतू की आंखों में अश्क आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। नीतू, हमें उस ज़ईफा खातून का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, यकीनन। योगी नीतू और रानी को लेकर जंगल गया। वो घर तो यहीं था, यकायक कहाँ चला गया? वहाँ कोई घर नहीं था। योगी की मदद किसने की इसका इल्म उसे भी नहीं था। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। त्रिपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग किसानी करते थे। कुछ सालों से गर्मी बढ़ गई थी और सूखा पड़ने लगा था। कई खेत बंजर और वीरान हो गए। नरेश जमींदार के खेतों को किराए पर लेकर उस पर खेती करता था। जमींदार के खेत में एक कुआं था जो आधा खाली रहता था। नंदिता, ये कुआं दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। अगर ऐसे ही गुजरता रहा तो कुछ ही दिनों में कुएं में पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। आप ऐसा मत कहिए, कुएं में पानी आ जाएगा। अब तक सारे गांव में सूखा है, पर हमारे कुएं में पानी है ना। लेकिन ये कुएं का पानी अगर खत्म हो गया तो हम अपनी खेती कैसे करेंगे और जमींदारों को उनका किराया कैसे देंगे? आप पहले ही ये सब क्यों सोच रहे हैं? हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। ऊपर वाला करे जैसा तू कह रही है, बिल्कुल वैसा ही हो। हाँ, वैसा ही होगा। नंदिता नरेश को अच्छी बातें सोचने के लिए कह रही थी, पर नरेश के दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे थे। ठीक उसी तरह हुआ। 1 महीने के बाद उसका कुआं सूख गया। हे ऊपर वाले, अब हम क्या करेंगे? कैसे फसलों को उगाएंगे? कैसे जमींदारों को पैसे लौटा पाएंगे? आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नरेश और नंदिता परेशान थे। उसी वक्त वहाँ एक बूढ़े बाबा आए। बेटा, बहुत ही दूर से आ रहा हूँ, थोड़ा पानी मिल जाता तो बेहतर होता। नंदिता ने देखा कि उसके मटके में थोड़ा सा पानी है।
उसने तुरंत अपने मटके से बाबा को पानी पिलाया। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे बेटी। वही तो नहीं कर रहे। क्या मतलब है बेटी? मतलब ये कि आज के बाद हम किसी को पानी नहीं पिला पाएंगे, क्योंकि सारे गांव की तरह हमारे कुएं का भी पानी सूख चुका है। बाबा ने थोड़ा सा पानी अपने कमंडल में भर लिया। पानी ना होते हुए भी तुमने मुझे पानी दिया। बाबा ने अपने कमंडल से पानी कुएं में डाल दिया और कुएं के अंदर पानी भरने लगा। कुआं ऊपर तक भर गया। बाप रे! नरेश और नंदिता दोनों चौंक गए। अब तुम लोग कभी भी पानी के लिए नहीं तरसोगे। ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। नंदिता और नरेश ने उस बाबा से बरकतें ली और फिर वो बाबा वहाँ से चले गए। गांव में बात फैल गई कि नरेश के कुएं में पानी है और गांव वाले पानी के लिए उसके कुएं पर चले आए। ऊपर वाला तेरा भला करे बेटी। भाईजान, हमारे घर पे एक बूंद भी पानी नहीं है। क्या हम एक घड़ा पानी ले सकते हैं? अरे लो ना बहन, ये सारा पानी हम सब के लिए ही तो है। आपको जितने पानी की जरूरत है ले जाइए। नरेश और नंदिता सबको पानी देने लगे। सारे गांव वाले खुश थे। ये बात जब जमींदार के कानों में पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो जमीन मेरी, वो कुआं भी मेरा, और वो नरेश कुएं का पानी सबको मुफ्त में दे रहा है। उसकी इतनी जरूरत, आज ही मैं उससे वो जमीन छीन लूंगा। और जमींदार अपने आदमियों के साथ नरेश के खेत पर पहुंचा। क्या बात है सरकार? अरे ऐसे अनजान क्यों बन रहा है? ये जमीन मेरी, ये खेत मेरे, ये कुआं मेरा, और इस कुएं का पानी तू गरीबों में मुफ्त बांट रहा है, समझे? सरकार, पूरे गांव में सूखा पड़ गया है। गांव वाले पानी के लिए मोहताज हैं। अरे वो उनकी खुद की परेशानी है। तू अभी मेरे जमीन से बाहर निकल। जमींदार के आदमियों ने नरेश और नंदिता को धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल दिया। इस खेत के चारों ओर बाड़ लगा दो ताकि कोई कुएं के पानी को छू भी ना सके। जमींदार के हुक्म पर पूरे खेत के आसपास तारों की फेंसिंग लगवा दी गई और जमींदार अपने आदमियों के साथ कुएं के पास बैठ गया। किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो जमींदार के कुएं से पानी ले सके। सभी गांव वाले पानी के मसले पर सोच रहे थे। अरे भैया, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। लगता नहीं है कि वो जमींदार गांव वालों को पानी देगा। लेकिन अगर हम जमींदार से पानी खरीदेंगे तो? हाँ, अगर एक बार जमींदार से पानी खरीद लिया तो? और सारे गांव वाले मिलकर जमींदार के खेत पहुँचे। बेटा, तुम तो जानते हो कि पूरे गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद तक नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम्हारे कुएं में पानी है जिससे तुम हम सब लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? हम उसके बदले आपको पैसे दे सकते हैं। ये हुई काम की बात, पर मैं घड़े के हिसाब से पैसे लूंगा। एक घड़े का 5 रुपए। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है। ज्यादा तो है, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं। हाँ, जीने के लिए पानी की जरूरत तो है ना। हाँ, दुरुस्त फरमा रहे हो भैया। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। एक घड़े के हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। बुजुर्ग आदमी ने अपनी जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और जमींदार को दे दिया। मुझे एक घड़ा पानी की जरूरत है। हाँ। जमींदार ने इशारा किया और उसके एक आदमी ने कुएं में एक बाल्टी फेंकी। बाल्टी फेंकते ही कुएं का पानी नीचे जाने लगा और देखते ही देखते पूरा कुआं सूख गया। अरे ये कैसे मुमकिन है? कुएं का पानी सूख कैसे सकता है? जमींदार परेशान हो गया। शायद इसके बारे में नरेश को कुछ मालूमात हो। जमींदार अपने आदमियों के साथ नरेश के घर पहुंचा। जब मैंने पानी को फरोख्त करना चाहा तो पूरा कुआं सूख गया। ये कैसा तिलिस्म है नरेश? नरेश
नरेश ने जमींदार को पूरा किस्सा बताया। उस बूढ़े साधु ने हमारे कुएं को पानी से लबालब कर दिया ताकि हम सब गांव वालों की मदद कर सके, सबकी प्यास को बुझा सके। पर आपने जब पानी फरोख्त करना चाहा, तभी उस कुएं का सारा पानी सूख गया, क्योंकि वो पानी तिलस्मी था। वो पानी सबकी मदद के लिए था। मैं गलत था, मैंने अपना फायदा सोचा। नरेश, मैं तुम्हारा वो खेत और वो कुआं वापस दे रहा हूँ। आज से तुम सबकी मदद करना। जमींदार को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। जमींदार के मुंह से ये बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। वो जमींदार को दुआएं देने लगे। नरेश को अपने खेत वापस मिल गए और जैसे ही उसने बाल्टी अंदर डाली, कुआं वापस पानी से भरने लगा। गांव वालों को पानी मिल गया। एक ही महीने में गांव के सारे खेत लहलहाने लगे और नरेश के कुएं की वजह से सारे गांव वालों का भला हो गया। फिर उस कुएं का पानी कभी कम नहीं हुआ, ना ही उस गांव में कभी सूखा पड़ा।